हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो आशा करता हूं जो बच्चे पिछली वीडियोज नहीं देख के आए, सबसे पहले वो जाके वो वाली वीडियोज देख के आए। और हाँ, जो बच्चे वो भी नहीं देखे हैं, मैं पूरा जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है फिजिक्स की वो भी मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ आपके इसी यूट्यूब चैनल पे आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे। कंप्लीट मैथ्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, किस पे, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नहीं देखे वो वीडियो सबसे पहले वो जाके देख के आए। मैथ के लिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री का जो वीडियो मैं अभी तक पढ़ाया हूँ वो देख के आए, तो आगे आने वाली वीडियोज में और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एसिड एंड बेस एंड साल्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले सामने आपके दिख रहा है सबसे पहला पीडीएफ, जिसका नाम है एसिड्स। आपको सामने फर्स्ट स्लाइड में लिखा है एसिड। एसिड क्या होता है, इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एसिड। ठीक है, चलिए। एसिड इज अ सब्सटेंस विच फर्निशेस H+ आयन और H3O+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या देता है, जो H+ आयन देता है। क्या देता है मेरे भाई, जो H+ आयन देता है। कब आयन, H+ मतलब जब इसको किसी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जो एसिड होगा, जब सपोज दैट अपने पास कोई एसिड है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में, प्लस वाटर किया, तो जब ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू H+ आयन देने के साथ साथ H+ आयन देगा और अपना माइनस आयन अलग होके चला जाएगा। ठीक है, मतलब एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम वाटर में डालें तो वो वाटर में डिसॉल्व होके आपको H+ आयन्स देगा, मीन्स। और हाँ, या फिर H3O+ आयन देगा, मतलब ये H2O के साथ H2O के साथ जो H+ है वो जाके बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, H3O+। प्लस कौन सा वाला चार्ज है सर, ये H+ वाला चार्ज इसके साथ हो गया, इसी को बोलेंगे H+ आयन दे रहा है। अच्छा, एसिड क्या देता है, एसिड जो होता है 1 or more रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा भी H+ आयन दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस। जब जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो अच्छे से आसानी से H+ आयन ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकता है, और जो एसिड वीक होगा, मतलब वीक एसिड जो होगा वो कम, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद वो H+ आयन देगा। ठीक है, द वर्ड इज एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम, जिसका नाम है एसिडस। जो एसिड का नेम जनरेट हुआ है वो एसिडस से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टेस्ट इन सॉर, मतलब जिसका मीन होता है खट्टा। सॉर मतलब खट्टा होता है, टेस्ट में जो होता है खट्टा होता है, मतलब इसका मतलब सब्सटेंस विद अ सॉर टेस्ट, ऐसा सब्सटेंस जिसका स्वाद खट्टा हो, आर एसिड। वो सारे क्या हैं, वो सारे आपके एसिड्स बोले जाएंगे। जैसे लेमन जूस हुआ, नींबू का रस मीन्स, है ना। विनेगर मतलब सिरका, एंड ग्रेप जूस अंगूर का जूस है वह सोर टेस्ट, सब सारे क्या है, खट्टे होते हैं स्वाद में। दे आर एसिडिक, सो इसलिए ये सब क्या है, एसिडिक है। दे चेंज ब्लू लिटमस पेपर। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये जो एसिड्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस। ये लिटमस क्या है, लिटमस एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर। इसके हम अच्छी आगे वाले आने वाले वीडियोस में इसको अच्छी तरीके से जानेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड को कैसे पहचानते हैं, बेस को कैसे पहचानते हैं। बस इतना समझ लो कि ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिड बेस को, एसिड बेस या साल्ट को पहचानने का काम करते हैं। कौन, इंडिकेटर्स। और लिटमस पेपर भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगर एसिड इस पे गिराया जाए तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है किसी सब्सटेंस को डालने पे, तो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। दे आर कलरलेस। कलरलेस वो किसके साथ हो जाते हैं, विद फेनॉल्फेथिलीन। फेनॉल्फेथिलीन भी क्या है, एक इंडिकेटर है। ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर्स में। समझ लो, फेनॉल्फेथिलीन में अगर हम किसी एसिड को डालते हैं, सपोज दैट वो ब्लू कलर का है, तो उसमें डालने के बाद कलरलेस हो जाएगा फेनॉल्फेथिलीन। ठीक है। पिंक विद मिथाइल। मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ वो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। There are many substances which contain acid, hence the taste in sour, such as a curd. बहुत सारे सब्सटेंस है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और अपने आप में अपने अंदर एसिड को कंटेन किए होते हैं। जैसे दही हुआ, टर्मरिन मतलब हल्दी हुआ, लेमन हुआ मतलब नींबू हुआ। बहुत सारे सब्सटेंस है जो अपने आप में क्या किए होते हैं, अपने आप में एसिड को कंटेन किए होते हैं। तो सीधी सीधी बात, हमने एसिड में क्या सीखा, एसिड में हमने यही सीखा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, क्या, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इसको व्हेन डिसॉल्व
व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो इट गिव्स H+ आयंस। ये क्या देते हैं, ये H+ आयन देते हैं, इट गिव्स H+ आयन। जब किसी एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा वो आसानी से H+ आयन देंगे। ये हुआ आपका कंप्लीट एसिड। एसिड का एग्जांपल अगर लें तो क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा विनेगर, है ना, विनेगर मतलब सिरका जो होता है, या फिर कर्ड हम पढ़ सकते हैं, या फिर लेमन पढ़ते हैं, लेमन में बहुत सारा एसिड होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और एसिड क्या होता है, एसिड जो होता है वो सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब सॉर इन टेस्ट मतलब स्वाद में खट्टा होता है। इतना हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ एसिड को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को क्लासिफिकेशन के हिसाब से कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसके हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहला बेस्ड ऑन दियर सोर्सेज, इनके सोर्स के हिसाब से सबसे पहले इनको बांटा गया है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। देखो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन अ प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल में मिल सके उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब जो नेचुरली मिले उसको बोलेंगे कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, मतलब नेचुरल फूड खाना चाहिए, जो मतलब मिलावटी वाला फूड नहीं खाना चाहिए, ये सब वगैरह होता है। तो एसिडिक जो कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स प्रेजेंट इन अ प्लांट्स एंड एनिमल, जो एनिमल्स या प्लांट्स वो हमारे अंदर एसिड प्रेजेंट है, जो हमारे अंदर एसिड प्रेजेंट है या फिर प्लांट्स के अंदर एसिड प्रेजेंट है, वो सब सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। लिविंग बिंग्स मतलब एनिमल्स मतलब लिविंग बिंग्स है ना भाई। अरे भाई सीधी सीधी बात, एनिमल में हम लोग भी आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया एनिमल क्या, नहीं हम भी एनिमल ही हैं। अरे अब तो एनिमल मूवी भी आ गई, देखे कि नहीं, एग्जाम भी है भैया, यानी मूवी भी मत देखो, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड्स है लाइक HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब यही H की जगह अगर हम CH3 कर लें तो ये हो जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड, इसको बोलते हैं विनेगर, जिसको हम घरों में खाते हैं सिरके के नाम से जानते हैं। ये अपना विनेगर CH3COOH SHCOOH, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। देखो ये सब गन्ने के जूस से बनते हैं। देखो जब घर में सिरका बनता होगा तो गन्ने के जूस में रखा जाता होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे नींबू हुआ, इसमें पाया जाता है, फार्मिको वगैरह, ठीक है। चलो देखो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स फ्रॉम अ रॉक्स, एसिड्स फ्रॉम अ रॉक से बने एसिड्स को या मिनरल से बने एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। और मिनरल एसिड भी बोला जाता है, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे, ये सारे क्या होते हैं, जितने एसिड्स आपके सामने लिखे गए हैं ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम सर ये क्या ये नहीं बोल सकते कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे वीक एसिड्स हैं। क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा HCl, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, फिर हमने पढ़ा H2SO4। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा HCOOH, फिर क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा CH3COOH, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों जो क्या हैं वीक एसिड्स हैं। अगर आपको कभी एग्जाम में लिखने के लिए आ गया जैसे 2 वीक एसिड्स लिखिए, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड लिखिए, तो इसमें से आप आराम से देख के लिख सकते हैं, या फिर आपको याद रहेगा तभी लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट जो अभी तक तो हम इनके मतलब कहाँ से पाया जाता है, फाइंड इन बेस्ड ऑन दियर सोर्सेस के हिसाब से देखा। अब हमने देख रहा है, हम क्या देखने चल रहे हैं, बेस्ड ऑन दियर बेसिसिटी, मतलब कितना बेस, मतलब किसमें इस ऐसे एसिड जिसमें बेस की क्वांटिटी कुछ होती होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। देखो मोनोबेसिक एसिड्स ऐसे क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखो इट इज एन एसिड विच गिव्स 1 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड सॉल्यूशन। मतलब ऐसे एसिड जो एसिड होंगे, ये
जो एसिड होंगे, एसिडी क्या है यार, देख रहे हो हमारा भी दिमाग कुछ, ऐसे एसिड जो वाटर में डिजॉल्व करने पर सिर्फ 1 H प्लस आयन दे। कितना H प्लस आयन? सिर्फ एक H प्लस आयन दे, तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिजॉल्व करने पर सिर्फ 1 मोल मतलब 1 H प्लस आयन दे, उसी को क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड्स। फिर आता है अपना डायबेसिक। अच्छा, मोनोबेसिक में HCl हो गया, HNO3, देखो इसमें एक एक हाइड्रोजन है तो एक एक H प्लस आयन देंगे, सीधी सीधी बात दिख ही रही है आपको। डाइबेसिक एसिड क्या होता है? इट इज एन एसिड, एक ऐसा एसिड होता है विच गिव्स 2 हाइड्रोजन आयन। देखो डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, ठीक है, तो इसमें 2 H प्लस आयन देंगे। तो ऐसा एसिड जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पर कितने H प्लस आयन दें? 2 H प्लस आयन मिले, तो उसको बोला जाता है डाइबेसिक एसिड। क्या बोला जाता है? डाइबेसिक एसिड, सॉरी डाइबेसिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जितने H2 वाले एसिड से सारे ले लो, H2SO4, H2CO3, ये सब सारे क्या हैं? ये सब आपके डाइबेसिक एसिड्स हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? ट्राइबेसिक एसिड। सीधा सीधा ट्राइबेसिक एसिड में क्या हुआ? 3H प्लस आयन अगर मिल जाए कहीं पे तो क्या होगा? ट्राइबेसिक एसिड। इट इज एन एसिड व्हिच गिव्स 3 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन अ सॉल्यूशन। जैसे H3PO4, ये याद रखना, H3PO4 ये क्या है? एक ट्राइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड में आपने पढ़ा H2SO4 होता है, ठीक है, H2CO3 होता है, सारे क्या हैं? डाइबेसिक। और मोनोबेसिक में पढ़ा आपने HCl, और क्या पढ़ा? और पढ़ा HNO3, ठीक है। आप बोलोगे यहां तक क्लियर है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चले नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है क्या? बेस ऑन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बेस पे जो एसिड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है? ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है वो आपका पीछा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक नहीं छोड़ने वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये आपकी पूरी केमिस्ट्री में, आपकी पूरी स्टडी में ये सब हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे टॉपिक हैं, क्योंकि आपको पूरी लाइफ में काम आएंगे ये। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? दीज आर एसिड्स विच आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। मतलब ऐसा एसिड, एक ऐसा एसिड है जिसको वाटर में डालने पे वो कंप्लीटली, जैसे हमने 4 मोल इसमें डाला HCl, 4 मोल अगर HCl डाला तो इसमें 4 के चारों मोल HCl में डिजॉल्व हो गया वाटर में, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व हो गया, और यहाँ पे H प्लस आयन और Cl माइनस में टूट गया, यहाँ पे HCl कुछ बचा नहीं है। अब वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं, जैसे वीक एसिड्स में आता है आपका, अगर हम ले लें CH3COOH, ठीक है, ये ले लिए। अब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ पार्ट CH3COOH इसमें नीचे रह जाएगा, कुछ पार्ट CH3COO माइनस में हो जाएगा और H प्लस आयन, कुछ पार्ट तो टूटे, कुछ पार्ट ऐसे बना का बना रह गया। मतलब कंप्लीटली ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे डाले थोड़ा सा, जैसे अगर आप एग्जांपल ले, थोड़ी सी मिट्टी डालो पानी में, तो पानी, कुछ मिट्टी गंदी हो जाती, कुछ मिट्टी जो होती है वो पानी में घुल जाएगी, लेकिन कुछ मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है, वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होती। सिमिलरली ऐसे एसिड्स जो वाटर में जाने पे क्या कर दें? कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, ठीक है। आयोनाइज मतलब अपने पार्टिकल में टूट जाना है, प्लस माइनस आयन में टूट जाना, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली वाटर में जाने पे आयोनाइज नहीं होते उसको बोलेंगे वीक एसिड, और ऐसे एसिड्स जो वाटर में जाने पे कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आयोनाइजेशन के बेस पे हमने 2 टाइप पढ़ा, कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डालें तो वो कंप्लीटली क्या होते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम अगर वाटर में डालें, उसको वाटर में डिजॉल्व करें तो कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होगा और वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा। एग्जांपल इसका लेते हैं क्या? CH3COOH, HCOOH, और स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है HCl, H2SO4 और HNO3। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। फिर आ गया बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, डायलूट क्या होता है सर, कंसंट्रेटेड क्या होता है, ये इसी का बेस है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी सीख लो, कभी दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं पे डायलूट एसिड होता है, कहीं कहीं कंसंट्रेटेड एसिड होता है ना। डायलूट एसिड को ऐसे लिखा जाता है, जैसे कहीं पे लिख दिया डाइलू, DI, बस
ऐसे लिखा हो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, ठीक है, ये सिंबल बना जाता है। तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत तक नहीं है, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी। देखो, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन वाटर, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। मतलब कितने कितने पार्ट में, सबसे पहला आता है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। एसिड को पानी में घोला जाता है, ठीक है, एसिड को किस में घोला गया, पानी में। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो एसिड ज्यादा होगा तो पानी कम होगा, या तो पानी ज्यादा होगा तो एसिड कम होगा। जब एसिड ज्यादा हो पानी कम हो, जब पानी कम हो एसिड ज्यादा हो, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, है ना। तो पहला केस, जब वाटर ज्यादा और एसिड कम, तो देखो क्या लिखा, कंसंट्रेटेड एसिड, इट इज एन एसिड हैविंग द रिलेटिविटी हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। देखो नहीं, डाइल्यूट, दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर कम और एसिड ज्यादा। वाटर कम जब एसिड ज्यादा होगा, जब वाटर कम एसिड ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब एसिड ज्यादा वाटर कम, तो उसको बोलेंगे क्या, कॉन्संट्रेटेड एसिड, कॉन्संट्रेटेड एसिड, ठीक है। कैसा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। ऐसा एसिड जिसमें पानी की क्वांटिटी कम हो और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वाटर का क्वांटिटी कम हो, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब इस अगर बोला जाए तो एसिड इसमें ज़्यादा है। और अगर हम ले लें कैसा, डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड में क्या होता है, इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो देखो साफ साफ लिखा है, इट इज एन एसिड हैविंग अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एसिड, लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी पानी के सॉल्यूशन में, किसी भी वाटर के सॉल्यूशन में अगर जो एसिड्स हैं वो कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डाइल्यूट एसिड। फिर से सुन लो, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है सर, कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है और एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है। तो बात समझ में आई कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर एकदम सही से समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होता है इसको भी देखते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। एसिड्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर सबसे पहला आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। किसी भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, किसी भी एसिड्स को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, सीधा सीधा बात, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर किसी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विद द रिस्पेक्टिव साल्ट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। मतलब मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया, मेटल प्लस एसिड, तो आपको क्या क्या मिलेगा, पहली बात तो साल्ट मिलेगी, दूसरी बात तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये याद रखना, साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, साल्ट मिलेगा फिर से और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। मतलब जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको एक साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, जब हाइड्रोजन गैस जिंक मेटल से रिएक्शन किया, जैसे ही हाइड्रोजन गैस जिंक मेटल से रिएक्शन किया तो वैसे ही जिंक क्लोराइड से रिएक्शन, हाँ, जब कोई हाइड्रोजन जब कोई एसिड जिंक मेटल से रिएक्शन करी, ठीक है, तो क्या क्या मिला आपको, जिंक क्लोराइड मिला और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस निकला। और जिंक क्लोराइड क्या है, एक आपस में साल्ट। अब साल्ट क्या होता है सर, साल्ट में क्या होता है, एक प्लस होगा एक माइनस। तो जेडीएन के पास दो प्लस चार्जेस होते हैं और सीएल के पास एक माइनस, तो दो हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए दो आए। तो जेडीएन सीएल एक साल्ट है और H2 क्या है, H2 एक गैस है। तो हमने क्या बताया कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराया और क्या देखा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म करते हैं। जब हम सोडियम मेटल को किसके साथ गर्म करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ, तो आपका NaCl मतलब खाने का नमक मिलता है ना, NaCl जो नमक बोलता जाता है, साल्ट बोला जाता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये NaCl बनाने का एक अच्छा मेथड भी हुआ कि जिंक सोडियम को अगर HCl के साथ मिक्स कर दे, अगर सोडियम को हम किसी वाटर में, किसी HCl वाले बॉटल में डाल दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नमक, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आयरन के साथ HCl को रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिला, आपको मिला भैया FeCl2 मतलब फेरस क्लोराइड। फिर आपको मिला क्या, आपको मिला भैया फिर क्या मिला,
ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल गया। फिर आता है अपना जिंक के साथ फिर से हम H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो आपकी क्या मिल जाएगा भैया, ZnSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट, ये भी एक साल्ट है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है साफ साफ। तो देख रहे हो जितने भी एसिड्स हैं उनके साथ अगर मेटल्स का रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस पक्का निकलता है और साथ में साल्ट भी आपको दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या लिखा गया है ध्यान से देखना। फिर आपका क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि इसी में कर लें। चलो इसको हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। चलो, एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव साल्ट। क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। किसके साथ रिएक्शन कराने पे, along with वाटर, वाटर के साथ तीन चीज मिलते हैं। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका साल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल, जब किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाए, मतलब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ध्यान से देख लो, जब किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराए तो साल्ट मिलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर वाटर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, फिर सुन लो, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं। कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, मेटल के साथ हमने क्या कराया, उसके कार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट हो गया, जिसके साथ CO3 वो हो गया कार्बोनेट और ये आगे मेटल है। जैसे मैंने लिखा ना Ca, तो कैल्शियम का मेटल हो गया और CO3 होगा कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट इसका पूरा नाम हो गया। तो मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्शन कराएं H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उसका सल्फेट मतलब साल्ट मिला CaSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर H2O गैस मिला। सिमिलरली अगर हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिला, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 प्लस CO2 गैस मिला और H2O। सोडियम सल्फेट सर क्या है, ये आपका साल्ट है और CO2 आपका गैस और H2O आपको साथ में मिलेगा ही। नेक्स्ट फिर आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए तो आपको क्या मिला, आपको मिला CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, जिसका नाम है साल्ट, ये एक साल्ट है कैल्शियम क्लोराइड, और CO2 आपका गैस मिल गया और ये क्या होगा आपका H2O। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट में क्या आता है, Na2CO3 के साथ मतलब सोडियम कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराए तो आपका साल्ट मिल गया NaCl प्लस CO2 गैस निकल रहा है, फिर H2O भी मिल रहा है साथ में। नेक्स्ट आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब MgCO3 का साथ हमने रिएक्शन कराया, किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराए और आपको साथ मिला क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड और CO2 गैस और H2O मिल गया साथ में, ठीक है। फिर आया अपना नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, फिर आपको मिला NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट की क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट मिला NaNO3, और यहाँ पे आप सोडियम नाइट्रेट एक तरफ का साल्ट होता है, ठीक है, और ये क्या हुआ H2O मिला और आपके साथ CO2 गैस निकल रही है। तो इतना हमने देखा भैया जब किसी भी एसिड को कैल्शियम का या मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो तीन चीजें मिलेगी, कौन सी, साल्ट मिलेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस H2O निकलेगा, ठीक है। इतना आपको रिजल्ट याद रखना है बस। अगर आप ये याद रखे रहेंगे आपको ये सारी चीज़ें अपने आप बना लेके जाएंगे, एग्जाम में यहीं से आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ भी गायब करके दे देगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए। बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो तो मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, एक वीडियो में सारी एक्टिविटी खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो अब हुआ रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का मतलब जैसे CO3 तो रहेगा कार्बोनेट है, साथ में हाइड्रोजन भी आ जाएगा, ठीक है, HCO3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तक कार्बोनेट था CO3, हाइड्रोजन कार्बन मतलब H आ जाएगा, इसी के साथ कोई मेटल्स आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कोई मेटल्स आ जाएगा, कोई भी चीज़ आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 है ना, ऐसे हो सकता है। तो अब हम उससे रिएक्शन देखेंगे, लेकिन ये जो रिएक्शन होगा उसको हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप जितना ये अभी तक मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना,
साथ साथ में बहुत आराम आराम से पढ़ाए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अब स्पीड आपको तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं तेज किए तो भैया आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। और अभी तो आपको रिवाइज भी तो करना है चीज़ों को, है ना? अरे हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एकदम सही है भैया। जिनको बुरा लग रहा है वो बुरा लगने दो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना है वो पढ़ लिए हैं। अब है ना, देखो अभी जो कर रहे हो, जो एज है ना आपकी, वो दोबारा नहीं आने वाली। अभी जो पढ़ लिए, आज जो पढ़ लिए, ये टाइम फिर कल नहीं आएगा। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो अभी पढ़ो, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद खूब इंजॉय करना। बोर्ड तक अब जुट जाओ, अब कोई टाइम नहीं है। अगर टाइम अपना बर्बाद करोगे भैया तो अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ी क्या कर रहे हो, अपने साथ लाइफ के साथ बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। क्योंकि अगर आपने 10th को अच्छे से नहीं किया तो आपका मोरल यहीं पे डाउन हो जाएगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी आगे की बात छोड़ो, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है 11th-12th के लिए, तो आपका बेसिक परसेंटेज देखते हैं क्लास 10th में कितना परसेंटेज है ना? बाकी तो भैया अगर स्कूल में तो सब पढ़ लेंगे, है ना? तो वहीं कोई टीचर, तब बोलोगे मम्मी से, मम्मी टीचर पढ़ाते नहीं है, हाँ? तो अच्छा करो ताकि अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। और हाँ, बोर्ड में जब होता है भैया, जब बोर्ड में टॉप करोगे ना, तो जब रैंक बनेगी आपकी फर्स्ट रैंक यूपी बोर्ड, सॉरी सीबीएसई बोर्ड, है ना? तो वहाँ पे आप अलग फील करोगे। कभी कभी देखोगे जब क्लास में कोई बच्चा कुछ नहीं बता रहा है और आप वहाँ पे खड़े होकर बता दे रहे हो, आपसे जब पूछा जा रहा है कुछ, पूरे क्लास से कंबाइंड क्वेश्चन किया गया, भैया ये क्वेश्चन किसको आता है, उसमें से एक बच्चा उठा और बोला सर हमें आ रहा है, और उसने अगर बता लिया तो उससे पूछो कितनी खुशी मिलती है ना? तब वहीं से अगर उसको खुशी मिल गई तो वो बच्चा उसी खुशी को पाने के लिए लगातार वो चीज़ें करते जाएगा, और वो एक दिन ऐसा आएगा वो पूरे एग्जाम में टॉप कर जाएगा। और आप लोग जब ट्राई ही नहीं करोगे पढ़ना तो कहाँ से वो चीज़ें लाओगे? और जब वो चीज़ें नहीं आएगी तो तुम कुछ भी कतई नहीं टॉप कर सकते। जब तक तुम्हें खुद अच्छा ना लगे, जब तक तुम्हें ये खुद फील ना है कि भैया अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तुम्हें तो अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, और सबको पता है। अगर किसी का क्लास में क्या हो रहा है, किसी का क्लास में अप्रिशिएट कर रहा है टीचर किसी को, तो उसको तो अच्छा लगेगा, बाकी बच्चों को बुरा लगता है। भाई तुम भी अच्छा करो, तुमको भी बुरा नहीं लगेगा, है ना? मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर तुम क्लास में एक भी जो क्वेश्चन कोई नहीं बता पा रहा, अगर तुम बता लिए, उस केस में जो टीचर होगा आपको अलग नज़रिए से उसी दिन से देखने लगेगा, और आपकी इमेज टीचर के नज़र में अलग बन जाएगी, और आप अपने आप को कुछ अच्छा फील करोगे, भैया अब हम और मेहनत करेंगे, ताकि हम ऐसे हमेशा बता लें। तो कोशिश वही रहनी चाहिए हमेशा, बाकी तो चीज़ें चलती रहेंगी। आज के ज़माने में फेल कोई नहीं होता, जो लीचड़ होता है वही फेल हो जाता है, नहीं तो आज के ज़माने में कोई फेल नहीं होता, उतना सबको आता है। एनसीईआरटी ने इतना कम सिलेबस कर दिया है कि कोई 2 महीने में पढ़ के पास कर सकता है, ये गारंटी है ना? लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है भैया। अगर 90 के नीचे लेके आओ तो क्या लेके आओ सीबीएसई बोर्ड में आप? उससे अच्छा तो यूपी बोर्ड में चले जाओ। यूपी बोर्ड में आजकल 90 आ रहे हैं, 90+, है ना? यूपी बोर्ड टफ माना जाता है, टीवी बोर्ड की मैथ्स, है ना? अब तो एनसीईआरटी है तो टफ तो बोल नहीं सकते दोनों को, लेकिन हाँ सीबीएसई में अगर 90+ नहीं ले आए तो मतलब कुछ नहीं लेके आए भैया। आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी सलाह है कि आप लोग कोशिश करिए कि आपका परसेंटेज 90+ आए। तो वीडियोस कैसी लगी? बहुत ज़्यादा समझा लिए, बुरा भी लग रहा होगा बच्चों को, उनके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है? तो बाकी जिनको समझना है वो समझ लेंगे। तो एसिड बेस चार्ट में हमने 2 प्रॉपर्टीज़ देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एसिड का अच्छी तरीके से डिफिनेशन देखा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।